हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC 11 प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस का थर्ड चैप्टर का सेकंड आउटकम करेंगे। तो हमारा सेकंड आउटकम है अंडरस्टैंड द वाइडनिंग ऑफ स्कोप ऑफ कवर बाय स्पेशल एंडोर्समेंट। ठीक है, ये हमारा आउटकम बी है थर्ड चैप्टर का। इसमें फर्स्ट है कि एड ऑन कवर्स। ठीक है, हम मतलब उसको वाइडनिंग मीन्स बड़ा करना, बढ़ा देना। ठीक है, पॉलिसी के स्कोप को, ठीक है, कवर को स्पेशल एंडोर्समेंट के द्वारा। ठीक है, पहले एड ऑन कवर्स। तो पहला एड ऑन कवर्स है, कहते हैं एड ऑन कवर्स आर अवेलेबल ऑन एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके हम ऐड करवा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। फर्स्ट बेनिफिट है आर्किटेक्ट्स एक्सेट्रा, सर्वेयर, लॉस रजिस्टर, ठीक है, एक्सेट्रा फीस, जो हमने पहले पढ़ा था कि वो 3% होती है। ठीक है, जो क्लेम अमाउंट से कटती है। कहते अंडरस्टैंड द हेड स्टैंडर्ड अंडर दिस हेड स्टैंडर्ड पॉलिसी अलाउ कंपनसेशन ओनली अप टू 3%। तो इसका अगर हम ये एक्स्ट्रा एड ऑन करवाते हैं जिसमें वो 3% कवर हो जाती है, तो वो कहते हैं कि 3% कंपनसेशन ओनली अप टू 3% अमाउंट। ठीक है, कहते हैं ये जो एक्सटेंशन है प्रोवाइड्स कवर एट द हायर लिमिट, तो इसकी एक हायर लिमिट है अप टू 7% ऑफ द एडजस्टेड लॉस एट द एडिशनल प्रीमियम। जो लास्ट में जो उसमें क्लेम सेटल्ड हुआ है वो कितनी अमाउंट, इसमें 3% लिखा है, तो उसकी 7.5% तक वो अमाउंट आपकी एडजस्ट हो सकती है। सेकंड, डेब्री रिमूवल एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द क्लेम। हमने ये भी तो पढ़ा है कि हाँ जी, डेब्री रिमूवल के लिए 1% कटेगा अप टू द क्लेम अमाउंट। तो कहते हैं जो फॉलोइंग लॉस, तो अब ये कहते हैं डेब्री रिमूवल एक्सपेंसेस है कौन से। ठीक है, जो कहते हैं कस्टमर को पे करने पड़ते हैं, कॉस्ट्स एंड एक्सपेंसेस, वो है फर्स्ट कहते हैं फॉर रिमूवल ऑफ डेब्रीज। जो डेब्रीज कचरा वगैरह है, जो अगर उसका लॉस हुआ है, उसकी बिल्डिंग गिर गई, उसका कचरा वगैरह हुआ, तो उसको उठाने के लिए जो उसका खर्चा आया, ठीक है, प्रीमिसेस को क्लियर करने के लिए, साइट को क्लियर करने के लिए, वो हो गया। डिसमेंटलिंग, या उसको किसी चीज़ को खोलना पड़ा, या डिसमोलिश या किसी को नष्ट करना पड़ा, ठीक है, तोड़ना पड़ा क्योंकि घर गिरने की वजह से या कोई और वजह से। ठीक है, देन थर्ड डेब्री रिमूवल एक्सपेंसेस आएंगे शोरिंग और प्रॉपिंग अप। शोरिंग और प्रॉपिंग अप इनका सेम ही मीनिंग है। कहते हैं कि किसी चीज़, मानो एक बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, उसको सपोर्ट करना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बीम ऐड किए या कुछ एक्स्ट्रा वो कुछ किया काम जिसकी वजह से उसको सपोर्ट किया उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, उसको बोलेंगे शोरिंग एंड प्रॉपिंग। तो वो वाली भी उसमें आ गई डेब्री रिमूवल में। कहते हैं दस, और ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन लेके कवर हो सकती है। ठीक है, तो कहते हैं द सम इंश्योर्ड ऑफ द एक्सटेंशन इज सेपरेटली फिक्स्ड नॉट एक्सीडेंट 10% ऑफ द टोटल सम इंश्योर्ड। तो सम इंश्योर्ड का 10% तक ही ये अप टू 10% ये डेब्री रिमूवल एक्सपेंसेस कवर होंगे। नेक्स्ट है हमारा डेटेरियोरेशन ऑफ स्टॉक इन द कोल्ड स्टोरेज प्रेमिसेस। तो ये कोल्ड स्टोरेज में अगर टेम्परेचर या कुछ नुकसान हो गया तो वो भी कवर हो जाएगा एड ऑन से। कहते देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस ऑफ कवर। तो 2 तरह के एक्सटेंशन कवर हैं, ठीक है, वो 2 दिए हुए हैं। कहते जिसकी वजह से डेटेरियोरेशन मीन्स को ख़राब हो जाता है स्टॉक कोज्ड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से कोई स्टॉक ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए 2 टाइप ऑफ एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, मीन्स के कवर प्रोवाइड है। तो पहले केस में कब कवर मिलेगा जब डिस्ट्रक्शन होएगी, कोई डैमेजेस टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, कोई इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को डैमेज होएगा। ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर, कि जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया या बढ़ गया। ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, किसकी वजह से हुआ, जब फेलियर हुआ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है। ठीक है, कहाँ से, जहाँ से इंश्योर्ड ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड ली है। ठीक है, और वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस फीडर है, उसके वहाँ पे टर्मिनल में कुछ फेलियर आएगा, तो वो टेम्परेचर में चेंज होएगा कोल्ड स्टोरेज में या प्रॉपर्टी में, तो उस केस में, ठीक है, तो वो चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, तो
एंड नेक्स्ट कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ तो कहते हैं नुकसान हो गया या मतलब कुछ हो गया, तो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का किसी चेंज ऑफ टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के फेलियर, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से कुछ फेलियर आया, ठीक है, तो उसकी वजह से डैमेज हुआ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को, तो वो चीज़ उसमें कवर है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया है, कहते हैं द एक्सटेंशन डज नॉट कवर एनी लॉस ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट या म्यूनसिपल अथॉरिटी और एक्ट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से या म्यूनसिपल अथॉरिटी की वजह से अगर कोई टेम्परेचर में चेंज आता है तो वो चीज़ कवर नहीं होती। तो एक एग्जांपल दिए, कहते हैं रैशनिंग एक्सेट्रा ऑफ द पावर सप्लाई रैशनिंग ऑफ द पावर सप्लाई मीन्स अगर गवर्नमेंट ने या म्यूनसिपल में कुछ किसी कारण की वजह से, रैशनिंग की वजह से वो बिजली कट की और टेम्परेचर में चेंज आया, देन वो चीज़ कवर नहीं होएगी। तो नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद ब खुद, कंबशन मीन्स आग लग जाने, कुछ नुकसान हो जाना, कुछ कह सकते हैं। कहते हैं ये जो एक्सटेंशन कवर है, जो कवर लॉसेस, दिस एक्सटेंशन कवर करता है डैमेजेस या लॉसेस को जो फायर के द्वारा होते हैं, फायर ओनली, ठीक है, ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी caused by its own fermentation, natural heating, spontaneous combustion। जैसे मैंने बताया स्पॉन्टेनियस कम्बशन मीन्स अपने आप, तो कोई प्रोडक्ट है उसमें फर्मेंटेशन हो गया, खुद ब खुद खमीर वगैरह बन गया और उसमें कुछ नुकसान हो गया या कुछ नेचुरल हीटिंग हुई जिसकी वजह से उसका नुकसान हो गया, तो वो स्पॉन्टेनियस कम्बशन के द्वारा वो चीज़ कवर है, ठीक है। देन कहते हैं वही चीज़ बताया, स्पॉन्टेनियस कम्बशन विच बर्निंग्स इंटरनल हीटिंग, ठीक है। अच्छा हाँ, ये सिर्फ जो स्पॉन्टेनियस कम्बशन है वो कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज़ मीन प्रोडक्ट्स, वो खास प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्पॉन्टेनियस कवर मिलता है, जैसे ग्राउंड नट्स, अखरोट हो गए, डाइस हो गई, केमिकल हो गया, पेंट हो गया या पेंट के वार्निश हो गया, या गर्नीज हेज ग्रास कुछ, ठीक है, खोपरा, केक एक्सेट्रा, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर, कहते हैं एक्सटेंशन ये कवर होता है, मतलब डैमेज इंश्योर्ड प्रॉपर्टी को कवर करता है लॉस और डैमेजेस से जो कि डायरेक्ट कॉज्ड बाय बर्निंग, कहते हैं जिसमें किसी में फॉरेस्ट के द्वारा आग लगती है, ठीक है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या कुछ और रीज़न हो, ठीक है, जंगल और फॉरेस्ट का कहते हैं, और इसमें वो भी क्लियरिंग कॉस्ट भी कवर होती है बाय द फायर, जो फायर की वजह से कोई नुकसान हुआ है उसमें क्लियरिंग कॉस्ट भी कवर होएगी, हाँ जी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इम्पैक्ट डैमेज, कहते हैं इंश्योर्ड की रेल, रोड, व्हीकल, फोक लिफ्ट, क्रेन वगैरह से कुछ सामान दिख गया, ठीक है, तो वो वाला भी उसमें कुछ इम्पैक्ट डैमेज है, तो वो इम्पैक्ट डैमेज एक्स्ट्रा एड ऑन के द्वारा कवर है। अर्थक्वेक, नेक्स्ट अर्थक्वेक में फायर और शॉक एड ऑन कवर इज़ अवेलेबल इन 2 टाइप्स। अर्थक्वेक कवर है, अर्थक्वेक की वजह से फायर या शॉक हुआ कुछ भी, तो उसमें 2 टाइप के वो हैं। कहते हैं इफ़ द ऑप्शन इज डिलीटेड STFI, ये STFI है स्टॉर्म, टाइफून, फ्लड, इनंडेशन, ठीक है, मीन्स कि ये जो पॉलिसी में स्टैंडर्ड पॉलिसी एक्सरसाइज नहीं होती, ठीक है, मीन्स कि उसमें ये चीज़ें कवर नहीं होती, तो उसमें जो अर्थक्वेक एक्सटेंशन है हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कहते हैं ये डैमेजेस कवर करती है जो इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी के जो अर्थक्वेक के द्वारा हुआ है, ठीक है, उसमें फ्लड भी, ओवरफ्लो, सी लीकेज, रेजरवॉयर, रिजर्व, लैंडस्लाइड, लॉकस्लाइड रिजल्टिंग कुछ की किसी की वजह से हुआ है, तो वो चीज़ उसमें कवर है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है जिसमें कहते सेम बताया, कहते STFI कवर पैरेलल कवर नहीं है स्टैंडर्ड पॉलिसी में, तो उसमें ये कवर प्रोवाइड करवाएगा हमें डैमेज या लॉस को, ठीक है, बाय द अर्थक्वेक इंक्लूडिंग लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड रिजल्टिंग देयर फ्रॉम, और इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, ठीक है, वो चीज़ कवर करेगा। बट फिर भी इसमें एक बट आया कि ये 2 कवर अलग अलग है, तो इसमें बट कहते हैं फ्लड, ओवरफ्लो, सी, लेक्स, रेजरवॉयर्स, रिवर्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, और इनकी वजह से अर्थक्वेक आया तो वो चीज़ कवर नहीं है, ठीक है। कहते हैं ये एक्सटेंशन है, तो
टू द फॉलोइंग, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अभी इसमें भी एक एक्स्ट्रा वो है कि हाँ जी कि आपको एक्सेस 5% देना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है, या तो मतलब क्लेम अमाउंट का, या तो एवरी क्लेम सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 10,000 कि 5% देना पड़ेगा, ठीक है। क्लेम सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 10,000 या मिनिमम, उसमें 10,000 मिनिमम में रहेगा। मीन्स कि अगर कोई नुकसान हो जाता है तो 10,000 उसे मिनिमम पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका 5%। कवरेज अप्लाइज टू द बोथ फायर डैमेज एंड शॉक डैमेज, तो ये दोनों के लिए कवरेज प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट स्पॉइलेज। स्पॉइलेज मटेरियल डैमेज कवर अंडर ए सेपरेट आइटम इन अ पॉलिसी रिलेट्स। स्पॉइलेज कवर है, कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक इन द प्रोसेस, ठीक है। कोई अगर प्रोसेस में किसी का लॉस हो गया स्पॉइलेज में तो वो चीज़ कवर है। डैमेज टू द मशीनरी कंटेनर एंड इक्विपमेंट, और मशीनरी कंटेनर भी कवर है, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ डेब्रिज एंड क्लीनिंग, ठीक है। ये चीज़ स्पॉइलेज कवरेज में कवर है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी इज़ extended to the cover loss or damage by the spoilage resulting from the interruption of cessation of any process। कोई मानो फैक्ट्री है, कुछ उसमें काम चल रहा है, और इसमें कंडीशन ये होती है कि हाँ जी अगर स्टैंडर्ड पॉलिसी की पैरल कुछ हुआ है, ठीक है, सपोज उसमें फायर की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई और जिसकी वजह से उसमें प्रोसेस में इंटरप्शन आ गई, ठीक है, और वो प्रोडक्ट स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया, तो वो चीज़ कवर होएगी, ठीक है। तो ये है इसका स्पॉइलेज कवरेज का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेरी रिमूवल। कुछ टेम्परेरी रिमूवल हुई किसी में फैब्रिकेशन की वजह से प्रीमिसेस में, ठीक है। फैब्रिकेशन मीन्स कोई चीज़ चेंज करनी है, उसकी वजह से कुछ चीज़ आपको रिमूव करनी पड़ी, तो उसमें जो कॉस्ट है वो चीज़ कवर है टेम्परेरी रिमूवल में। लॉस ऑफ रेंट, सपोज सेम सिचुएशन थोड़ी सी, कहते हैं अगर कस्टमर का इंश्योर्ड का अगर उसमें प्रीमिसेस में कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी के जो पैरल्स हैं उसमें कोई वो चीज़ होती है, ठीक है, पैरल्स होते हैं, तो उसकी वजह से उसको लॉस ऑफ रेंट उसका कवर हो जाएगा इन द लॉस ऑफ रेंट कवर्ड, ठीक है। स्टार्टअप एक्सपेंसेस में भी कहते loss or damage covered by this policy. This policy is extended to the cover startup cost and necessary and reasonably incurred by the insured consequent upon a loss or damage covered by the policy। और स्टार्टअप एक्सपेंसेस भी कवर हैं, ठीक है। कुछ डैमेज हुआ और उसमें स्टार्टअप में दिक्कत आई तो वो चीज़ कवर है। एक्सकलेशन क्लोज क्या है, कहते हैं ये जो क्लोज है एप्लीकेबल टू द पॉलिसी ऑन द बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड एसेसरी। ये 3 एक्सकलेशन क्लोज 3 में अप्लाई होगा, बिल्डिंग, मशीनरी एंड एसेसरी में, ठीक है। एक्सकलेशन मीन्स कोई प्राइस में एक्सकलेशन हुआ, ठीक है। कहते ये दिस क्लोज अलाउ ऑटोमेटिक रेगुलर इंक्रीज नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड। कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ किसी चीज़ में तो बट वो 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए सम इंश्योर्ड के थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। द ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑपरेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन अप टू द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इंश्योर्ड पैरल्स। और प्रो राटा कंडीशन ऑफ द एवरेज विल अप्लाई एज यूजुअल। हमारा नेक्स्ट आउटकम है अंडरस्टैंड स्पेशल पॉलिसीज। अभी स्पेशल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा लर्निंग आउटकम है सी, ठीक है, थर्ड चैप्टर का। फर्स्ट है फ्लोटर पॉलिसीज़। कहते हैं जो फ्लोटर पॉलिसीज़ है उसमें सारा स्टॉक कवर होता है जो वेरियस लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन पे पड़ा होता है, ठीक है। एक सम इंश्योर्ड में सारा स्टॉक कवर होता है जो वक्री अलग अलग स्पेसिफिकेशन पर पड़ा है, ठीक है। स्पेसिफिक लोकेशन मीन्स जो स्पेसिफाइड की गई है इंश्योर्ड के द्वारा बताई गई है, ठीक है, जो लोकेशन वो वाला स्टॉक सारा कवर है। द इंश्योर्ड में हैव स्टॉक्स इन 2 और मोर गोडाउंस। तो कहते हैं जो इंश्योर्ड का स्टॉक है वो 2 में या ज़्यादा गोडाउंस में भी हो सकता है, ठीक है। ही इज़ एबल टू डिक्लेयर फॉर इंश्योरेंस द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स
इन ऑल गोडाउन्स, चाहे वो एक गोडाउन में पड़ा है चाहे वो ज़्यादा गोडाउन में पड़ा है, तो वो टोटल वैल्यू डिक्लेयर करके वो अपना सारा स्टॉक कवर करवा सकता है, बट नॉट सेपरेट वैल्यू फॉर ईच गोडाउन। और उसको सेपरेट ईच मीन्स कि इस गोदाम में इतना का सामान पड़ा है, इसमें इतना का सामान पड़ा है, वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसका एक ही सम एश्योर्ड में जो डिक्लेयर करेगा उसमें वो कवर हो जाएगा। कहते हैं अनस्पेसिफाइड लोकेशन आर नॉट अलाउड, क्योंकि जो उसने लोकेशन बताई नहीं है और कहता है कि उस पर उसका लॉस हुआ है, तो वो चीज़ नॉट अलाउड है। कहते हैं सिमिलर इन मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, अभी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रिस्क होता है, द स्टॉक इन अ प्रोसेस ब्लॉक गोडाउन और इन ओपन कवर्ड एरिया अंडर वन इंश्योर्ड, तो वन सम इंश्योर्ड। तो वही कहते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रिस्क होता है, जहाँ पे आधा सामान प्रोसेस में चल रहा होता है, या कुछ गोदाम में पड़ा होता है, या कुछ बाहर रखा हुआ है कवर्ड, ठीक है, ओपन और इन ओपन गोडाउन में पड़ा है या ओपन पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ कवर है एक ही सम इंश्योर्ड में। उसको सेपरेट नहीं बताना पड़ेगा कि हाँ जी प्रोसेस में इतना का मेरा सामान था इतने पैसों का, और गोडाउन में इतने पैसों का, और इतने पैसों का जो बाहर पड़ा है, ये उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो टोटल एक अमाउंट बता के एक ही सम इंश्योर्ड में वो सारा कवर करवा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डेक्लरेशन पॉलिसीज़। कहते हैं डेक्लरेशन पॉलिसीज़ कैडी है टू टेक केयर द फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन। कोई फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन मीन्स आम तौर पे ज़्यादातर फ्लक्चुएशंस होती है एट द सेम लोकेशन इन द स्टॉक में कुछ फ्लक्चुएशन होती है स्टॉक के प्राइस में, स्टॉक के वैल्यूज़ में, ठीक है। तो डेक्लरेशन पॉलिसीज़ कैन ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, तो उसमें डेक्लरेशन पॉलिसीज़ ग्रांट की जाती है फॉलोइंग कंडीशंस कौन होती है। कहते हैं जो पॉलिसी इज़ इशूड फॉर सम इंश्योर्ड सेलेक्टेड बाय द इंश्योर्ड, वो जो सम इंश्योर्ड सेलेक्ट किया जाता है इंश्योर्ड के द्वारा, ठीक है, बट जो इंश्योरर है वो इनकरेज करता है मिनिमम सम इंश्योर्ड, वो प्रेफर करेगा मिनिमम सम इंश्योर्ड। मंथली डेक्लरेशन बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द वैल्यू एट रिस्क, जो स्टॉक की जो वैल्यू रिस्क में है, ठीक है, वो मंथली डेक्लरेशन देनी पड़ती है इंश्योर्ड को ईच डे, या तो ईच डे की या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनी डे ऑफ द मंथ शैल बी सबमिटेड बाय द इंश्योर्ड, या उसकी जब उसको रिस्क था हायर मंथली में, ठीक है। इफ़ द डेक्लरेशन आर नॉट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर वो डेक्लरेशन नहीं दी जाती इंश्योर्ड के द्वारा, द फुल सम इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड, अगर नहीं डिक्लेयर करता तो वो खुद ब खुद डिक्लेयर्ड किया जाता है। कहते एक और कंडीशन है, कहते रिफंड ऑफ द प्रीमियम ऑन द एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द डेक्लरेशन या कैंसलेशन शैल नॉट एक्सीड 50% द टोटल प्रीमियम। इसमें क्या इस केस में क्या है कि अगर आगे इसमें डिटेल में बताया है ये वाली चीज़ का, कहते 50% ही उसको रिफ़ंड मिलेगा, ठीक है, जो चीज़ उसने डिक्लेयर नहीं की थी। कहते एग्जांपल दिए यहाँ पे, कहते उसमें 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड उसमें डिसाइड हुआ है, ठीक है। अभी रेट क्या है कि 1 रुपये हर 1000 पर 1 रुपया पड़ेगा प्रीमियम पर, ठीक है। तो 1000 उसमें 1 करोड़ है, तो 1000 अकॉर्डिंग हुआ 10,000 प्रीमियम, ठीक है, जो कस्टमर ने पे कर दिया स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी मंथली डेक्लरेशन दी उसने, ठीक है, तो अपनी पूरी, तो मंथली डेक्लरेशन में उसने बताया कि उसका टोटल जो डेक्लरेशन है वो हुई 4 करोड़ 80 लाख, ठीक है। तो अभी जो एवरेज सम इंश्योर्ड निकला, जो इसका एवरेज निकालेंगे तो सम इंश्योर्ड आएगा, इसमें उसमें 1 करोड़ बताया जो उसने डिक्लेयर किया था, है ना, इसमें सम इंश्योर्ड आया 40 लाख, ठीक है, 40 लाख। तो जो प्रीमियम रहेगा अभी जो प्रीमियम उसने पेड किया वो 10,000, ठीक है, तो वो 10,000 पे किया उसने, बट जो अभी उसका एक्स्ट्रा जो उसने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया वो उसको रिफ़ंड होना है, तो वो कितना होना है, अभी 40 लाख अकॉर्डिंग 1000 रुपये का एक प्रीमियम मतलब हमने पढ़ा जैसे, तो उसमें उसके 40 लाख के अकॉर्डिंग बना उसका 40,000, जो उसका प्रीमियम बनता तो 40,000, तो अभी उसका जो रेस्ट ऑफ द प्रीमियम वो बचा 6,000, ठीक है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल रिफंड कैन नॉट एक्सीड 50%। अभी जो रूल था कि 50% का टोटल प्रीमियम का तो रिफ़ंड नहीं होएगा, तो इसी में उसका 5,000 रिफ़ंड होएगा, ठीक है, सॉरी
50% ऑफ द प्रीमियम, ठीक है। हाँ, उसका 5,000 उसको रिफ़ंड होएगा, उसको शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें ऐसा लिखा है। नेक्स्ट है हमारा रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लोज। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिसी कहते हैं, दिस इज़ फायर पॉलिसी विद द रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्लोज अटैच्ड टू इट। ये फायर पॉलिसी है जिसमें एक रीइंस्टेट वैल्यू उसमें अटैच होता है। द कहते हैं द क्लोज प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ लॉस अमाउंट पेबल इन द कॉस्ट ऑफ रीइंस्टेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेम काइंड, सेम टाइप और बाय न्यू प्रॉपर्टी। तो रीइंस्टेटमेंट क्लोज में उसमें जो उसको घर, उसका सपोज उसका घर का बिल्डिंग का नुकसान हो गया और उसको सेम अमाउंट मिलेगी जो उसी तरह की घर की कीमत रहेगी या उसकी न्यू प्रॉपर्टी की कीमत रहेगी। कहते हैं दिस बेसिस ऑफ सेटलमेंट डिफर फ्रॉम द बेसिस अंडर द स्टैंडर्ड फायर पॉलिसीज़। जो स्टैंडर्ड फायर पॉलिसीज़ में क्लेम सेटल्ड होते हैं वो उससे डिफरेंट होता है ये स्टेटमेंट वैल्यू क्लोज, वेयर द लॉस आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। और स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ में क्या होता है, ये रीइंस्टेटमेंट में कि हाँ जी सेम टाइप ऑफ घर की कितनी वैल्यू है या उसी तरह के घर की कितनी वैल्यू है तो वो उसको पेमेंट कर देते हैं। बट स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या होता है कि जो लॉस होता है उसको सेटल किया जाता है मार्केट वैल्यू के द्वारा, और उसमें डिडक्शंस होती हैं और डेप्रिसिएशन वगैरह कटती है, ठीक है। और जो रीइंस्टेट वैल्यू क्लोज इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस, और कुछ भी उसमें प्रोविजंस हैं, ठीक है। रीइंस्टेटमेंट में कहता है जो रीइंस्टेटमेंट मस्ट बी कैरिड आउट, जो रीइंस्टेटमेंट इंश्योर्ड कर रहा है उसको विद इन 12 मंथ्स उसको कंप्लीट करनी ही करनी है। जो उसका नुकसान या डैमेज हुआ है या उसकी बिल्डिंग लॉस हुई है, कुछ भी उसमें हुआ है, तो उसको 12 महीनों में ये डिस्ट्रक्शन डैमेज को कवर करना पड़ेगा और उसको रीइंस्टेटमेंट करके कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता, 12 महीनों में अपना रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं करता, तो जो फेलिंग, अगर इंश्योर्ड फेल हो जाता है मींस को ये करने में, तो उसको जो उसका क्लेम है वो नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फायर पॉलिसी, स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेटल होएगा, ठीक है। दूसरा प्रोविज़न क्या है, द रीइंस्टेटमेंट बेसिस ऑफ सेटल विल नॉट अप्लाई। कहते हैं जो रीइंस्टेटमेंट बेसिस है वो अप्लाई नहीं होएगा। इन कंडीशंस हैं 3। तो पहली कंडीशन में कहते हैं इफ़ द इंश्योर्ड फेल्स टू इंटीमेट द इंश्योरर विद इन 6 मंथ। मानो इंश्योर्ड का पैरल कुछ हुआ फायर का और उसमें उसका नुकसान हुआ है और उसने 6 महीने तक कंपनी को इंटीमेट नहीं किया, तो उसमें उस केस में उसका रीइंस्टेटमेंट बेसिस पे वो क्लेम सेटलमेंट नहीं होएगी। सेकंड कंडीशन में कहते हैं इफ़ द इंश्योर्ड इज़ अनएबल टू और अनविलिंग टू रिप्लेस, अगर वो कर नहीं सका या करना नहीं चाहता, ठीक है, तो अपनी जो उसकी डैमेज प्रॉपर्टी को रीइंस्टेट, तो उस केस में वो नॉर्मल बेसिस ऑफ डैमेनिटी मीन्स स्टैंडर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो सेटल होगा। थर्ड पॉइंट है उसमें कहा है कि जो वर्क ऑफ रीइंस्टेटमेंट में बी कैरिड आउट अपॉन एन अदर साइट, अगर वो दूसरी साइट पे करता है तो वहाँ पे भी उसको नॉर्मल नहीं होगा, तो वो लाइबिलिटी इंश्योर्ड प्रोवाइड द लाइबिलिटी अंडर द पॉलिसी इज नॉट देयर बाय इंक्रीज्ड, ठीक है। कहते हैं दीज इंश्योरेंस आर ग्रांटेड टू द इंश्योर्ड हुज बोनाफाइड आर सेटिस्फैक्ट्री। सिर्फ अच्छी कस्टमर्स को कहते हैं बोनाफाइड्स हैं जो उनको ही ये पॉलिसी इशू होती है। आर जनरली इशूड ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के लिए ही इशू होती है, ठीक है, जो कंपैरेटिवली न्यू कंडीशंस में है। दिस इंश्योरेंस आर नॉट ग्रांटेड ऑन स्टॉक्स, तो ये स्टॉक के लिए रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी नहीं ग्रांट होती। नेक्स्ट है हमारा एग्रीड बैंक क्लोज। इसमें कहते हैं जो ऑल पॉलिसीज इन विच बैंक हैज़ ए पार्शियल इंटरेस्ट, जिसमें बैंक का इंटरेस्ट होता है पार्शली, ठीक है, आधा इंश्योर्ड का आधा बैंक का, तो उसमें बैंक क्लोज ऐड होता है, ठीक है। एग्रीड बैंक क्लोज इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलिसी, तो उसमें बैंक क्लोज इनकॉर्पोरेटेड मीन्स उसमें ऐड होता है, ठीक है। इसका फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ दिस क्लोज कहते हैं द क्लेम इज़ पेबल टू द बैंक, उस केस में बैंक को पेमेंट रहेगी, ठीक है, क्लेम के टाइम, ठीक है, तो डायरेक्ट बैंक को पेमेंट रहेगी जिसमें इंश्योर्ड और पार्टी दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कहते हैं एनी सेटलमेंट्स कॉम्प्रोमाइज एक्सेट्रा इन द रिलेशन टू द डिस्प्यूट, और कोई झगड़ा होता है इफ़ मेड विद द बैंक शेल ए वैलिड
एंड कुछ भी क्लेम सेटलमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ में अपना जो बैंक उसमें क्लोज के द्वारा वो अपनी उसमें डिस्प्यूट में अपना प्रॉपर पार्ट ले सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है फायर प्रपोजल फॉर्म। फायर प्रपोजल फॉर्म कहते हैं उसमें डिटेल रहेगी इंश्योर्ड की, जैसे एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिस इफ़ एनी अगर है तो, वर्क नेचर ऑफ द बिजनेस, सिस्टम ऑफ वर्किंग, ठीक है, जैसे वो अकेला काम कर रहा है या मल्टीपल शिफ्ट्स है कुछ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इट विल ऑल्सो इंक्लूड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे वाली इन्फॉर्मेशन भी उस प्रपोजल फॉर्म में ऐड रहेगी, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स, रूफ, नंबर ऑफ स्टोरीज, ऑक्यूपेशन ऑफ ईच पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, प्रेजेंस ऑफ हैजार्डस गुड्स। हैजार्डस गुड्स क्या है कि खतरनाक केमिकल्स या कुछ जिससे डैमेजेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, पैरल एक्सलरेट हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो चीज़ तो नहीं है। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, किस तरह वो मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट। सम प्रपोज्ड फॉर इंश्योरेंस ब्लॉक वाइज, और जो ब्लॉक वाइज प्रोडक्ट का सम बताना भी, हाँ जी, कितनी अमाउंट है। पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस लॉसेस, उसमें प्रीवियस लॉसेस हुए हैं या नहीं हुए। इंश्योरेंस हिस्ट्री कि वेदर प्रीवियस इंश्योरर हैड डिक्लाइंड द रिस्क और नॉट, कि जो पहले इंश्योरेंस हिस्ट्री के बताना है कि पहले जो किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इस रिस्क को मना तो नहीं, किसी रिस्क को, आपके रिस्क को मना तो नहीं किया, वो उसमें प्रपोजल फॉर्म में रहेगा। थर्ड आउटकम का हमारा लास्ट पॉइंट है स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़। इंडस्ट्रियल और रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं दिस इज़ द पैकेज कवर डिज़ाइन फॉर इंडस्ट्री रिस्क। जो इंडस्ट्रियल रिस्क है उसके लिए ये कवर डिज़ाइन किया गया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, तो दोनों चीज़ इसमें कवर है। कहते हैं जो स्टार्टिंग हुई थी ये इंडस्ट्रियल और रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो ये मिनिमम उसमें सम एश्योर्ड रिस्क ऐड किया जाता था कि हाँ जी आपका 100 करोड़ उसमें होना चाहिए ओवरऑल, जितनी भी लोकेशन में आपकी इंडस्ट्रियल रिस्क है जहाँ पे, ठीक है। बट कहते फिर भी ये अभी नाउ इट इज़ लेफ्ट फॉर इंडिविजुअल इंश्योरर, ठीक है, अभी लेफ्ट टू द इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि हाँ जी कितना सम एश्योर्ड रहेगा ईच लोकेशन का। कहते जो कवर है इज़ ऑन ऑल रिस्क बेसिस, तो सभी इसमें कवर होएगा सब्जेक्ट टू द सर्टन एक्सक्लूशन, फिर भी उसमें कुछ एक्सक्लूशंस रहेगी। इट हैज़ 2 सेक्शंस है, इसमें 2 सेक्शंस हैं। मटेरियल डैमेज एक है, दूसरा है बिजनेस इंटरप्शन, ठीक है। जो बिजनेस इंटरप्शन है वो कहते हैं फॉलोइंग मशीनरी ब्रेकडाउन कैन बी ऑप्टेड आउट विच केस देयर वुड बी डिलीशन ऑफ सर्टन कंडीशंस। कुछ फॉलोइंग जो बिजनेस इंटरप्शन है कहते हैं वो मशीनरी ब्रेकडाउन है, जैसे वो उसमें एक्स्ट्रा ऑप्ट आउट होएगा जब कोई भी केस आएगा उसमें वो सर्टन कंडीशन डिलीट हो जाएंगी, कहते कुछ ऐसा। कहते फॉर अ क्लेम टू बी एडमिसिबल अंडर बिजनेस इंटरप्शन सेक्शन द क्लेम अंडर द मटेरियल डैमेज सेक्शन मस्ट बी टेनेबल, ठीक है। कहते अगर कुछ आप क्लेम ले रहे हो, ठीक है, तभी एडमिसिबल होएगा बिजनेस इंटरप्शन वाला, ठीक है, जब मटेरियल डैमेज सेक्शन भी साथ में उसका कुछ नुकसान हुआ है तो, ठीक है। तो यही बताया ऑल रिस्क पॉलिसी में। कहते हैं हाँ इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम देयर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ऐड हो जाएंगे दूसरी कॉस्ट के, प्रीमियम के कॉस्ट के अलावा, क्योंकि इंश्योर्ड को और इंश्योरेंस कंपनी को दोनों ये कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे, क्योंकि दे हैव डील विद द लेस डॉक्यूमेंटेशन, और क्योंकि उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया एक पॉलिसी में, ठीक है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉपर। तो जब क्लेम की बारी आएगी तो अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस उसको पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द सेपरेट पॉलिसीज़ फॉर ईच ईयर ईच कवर, क्योंकि ईच कवर में हर एक में सेपरेट पॉलिसी में कुछ वो नहीं होता, बट इसमें सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ऐड रहेगा।